अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी क्वेश्चन 5, 6 और 7 चैप्टर नंबर 7 के जो कि कैश फ्लो फोरकास्टिंग के रेलेवेंट है, कैश बजटिंग के मतलब जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 उसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपना कैश बजट प्रिपेयर करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 की इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है उसको यूज़ करते हुए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें एक बैलेंस शीट दी गई है, उसकी अपडेटेड और रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं ताकि जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें एक सेंट्रल सिटी डिपार्टमेंट की 6 मंथ की जो है वो कैश बजट प्रिपेयर करना है। और उसकी कुछ अजम्पशन उसने हमें बताई है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऑल प्राइसेस और कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मकसद ये है कि हमें किसी जो भी फिगर्स हैं दी गई हैं हम उन्हीं के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, हम उसमें कोई चेंज की अजम्पशन या उसमें कोई इंक्रीज की अजम्पशन को फोरकास्ट नहीं करेंगे। तो ये एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम पॉइंट बी पे दी गई इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। उसने हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सेल्स आर 75% फॉर क्रेडिट एंड 25% फॉर कैश। अगर हम किसी एक माह की सेल की बात करें तो उस माह जो सेल हुई है उसका 25% वो कैश सेल है जो उसी मंथ में रिसीव हो जाएगी, और 75% जो सेल है वो क्रेडिट पे है। और फिर हम अब ये देखते हैं कि इस क्रेडिट की रिकवरी पैटर्न क्या है। तो सी पॉइंट में उसने बताया है विद रिस्पेक्टिव टू क्रेडिट सेल 60% आर कलेक्टेड इन दी मंथ आफ्टर दी सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी में क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो उस क्रेडिट सेल का 60% हम फरवरी में रिकवर कर पाएंगे, 30% इन दी सेकेंड मंथ और 10% इन दी थर्ड मंथ। बैड डेट लॉसेज आर इनसिग्निफिकेंट। यहाँ तक अभी दो बातें क्लियर हुई। पहले पॉइंट बी में उसने हमें ये बताया कि जो भी मंथली सेल हमें दी जाएगी हम उसमें से क्रेडिट सेल को अलहदा करेंगे और कैश सेल को अलहदा करेंगे। और जो क्रेडिट सेल है उसका 60% नेक्स्ट मंथ में रिकवर होगा, 30% सेकेंड नेक्स्ट मंथ में और 10% थर्ड नेक्स्ट मंथ में रिकवर होगा। तो हमें उसने क्रेडिट सेल का रिकवरी पैटर्न भी बता दिया। फोर्थ पॉइंट में उसने हमें अक्टूबर से लेके जुलाई तक की होने वाली मंथली सेल की इंफॉर्मेशन दे दी। अक्टूबर की सेल्स का 60% क्रेडिट सेल का 60% नवंबर में रिकवर होगा, 30% दिसंबर में और 10% जनवरी में। तो इसलिए हमें ये 3 मंथ प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी जनवरी के अंदर आएगा। अक्टूबर का, नवंबर का इम्पैक्ट जो है वो जनवरी में भी आएगा और फरवरी में भी। यानी कि एक माह का जो अगर क्रेडिट सेल है उस माह की क्रेडिट सेल का इम्पैक्ट अगले 3 माह तक कैश फ्लोज में आएगा। हमने इस चीज़ को भी काउंट फॉर करना है, इसलिए उसने हमने अक्टूबर से लेके जुलाई तक की सेल हमें एडवांस में बताई। तो ये पहले 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहले पॉइंट में उसने बताया कैश सेल कितने परसेंट है और क्रेडिट सेल। दूसरे पॉइंट में उसने क्रेडिट सेल का रिकवरी पैटर्न बताया और डी पॉइंट में उसने हमें ये बताया कि मंथली सेल्स फोरकास्ट क्या है। फोर्थ पॉइंट में वो बता रहा है पेमेंट फॉर परचेजेज ऑफ मर्चेंडाइजेज आर 80% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एंटिसिपेटेड सेल। जो हम परचेजेस करेंगे, लाजमी बात है जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट भी होनी चाहिए जिन्हें हम परचेज करेंगे तो तभी हम सेल कर पाएंगे। तो जो हमारी फॉलोइंग मंथ है यानी कि जो आने वाला मंथ है हम उसकी एंटीसिपेटेड सेल्स का 80% जो है वो परचेज करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारी फरवरी में सेल 2 लाख है तो जनवरी में परचेजेस 1,60,000 होंगी। फॉलोइंग मंथ की जो एंटीसिपेटेड सेल है उसका 80% जो है वो हमारी परचेजेस होंगी। और डेफिनेटली जब हम परचेजेस करेंगे तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, हम ये कैश में पे करेंगे। क्योंकि यहाँ कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई कि ये क्रेडिट सेल क्रेडिट में है या कैश में। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना दी हो तो हम इस अजम्पशन के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ये कैश परचेजेस है।
वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस उसने हमें बता दिए। जनवरी में 30,000 हम पे करेंगे, फरवरी में 40,000, मार्च अप्रैल में एंड जून में सो ऑन। उसने हर मंथ के हमें सैलरी एंड वेजेस के एक्सपेंसेस बता दिए, तो ये भी हमारे कैश आउटफ्लो में आएंगे। रेंट इज़ 2,000 पर मंथ, हर माह फिर हम रेंट को 2,000 की पेमेंट करेंगे, इसकी फोरकास्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ ₹7,500 इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच कैलेंडर क्वार्टर। तो इसका मतलब है 31 मार्च को भी हम 7,500 पे करेंगे और फिर 30 जून को भी। इसी तरह हम सो ऑन जो भी ईच कैलेंडर ईयर एंड होगा उसके ऊपर 7,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। A tax payment of 50,000 for 20x2 income is due in April। हमें एक टैक्स पेमेंट करनी है 20x2 के टैक्स के रेलेवेंट, और ये अप्रैल, चूंकि अप्रैल में पेमेंट हो रही है तो जब हम अप्रैल की पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे उसमें बाकायदा 50,000 की पेमेंट को शो करेंगे। A capital investment of 30,000 is planned in June to be paid from them। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो जून में प्लान है, अगर हम ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, हम इसको भी अपनी फोरकास्ट में लेंगे। द कंपनी हैज़ अ कैश बैलेंस ऑफ 100,000 एट दिसंबर 31 20x। जब दिसंबर 31 को पिछला साल एंड हो रहा है तो हमारे पास उस वक्त कैश की क्लोजिंग पोजीशन ये है कि हमारे पास 100,000 का कैश है। ठीक है, तो उसके बाद उसने साथ में कुछ और अजम्पशंस अटैच की हैं। विच इज़ द मिनिमम डिजायर्ड लेवल फॉर कैश। कंपनी ये चाहती है कि उस पर पास हर वक्त 1 लाख का मिनिमम कैश अवेलेबल हो। अगर ये कैश लेवल इस मिनिमम लेवल से नीचे चला जाता है तो फिर क्या है, फंड्स कैन बी बोरोड इन मल्टीपल ऑफ 5,000। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग्स। अगर हमारा फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैश 100,000 से कम आता है तो हम बारो करके अपना मिनिमम लेवल जो है 100,000 का उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कैश आ रहा है 92,000, तो मुझे 100 का लेवल अचीव करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी, और बोरोइंग करनी पड़ेगी 5,000 के मल्टीपल में। अगर मैं एक दफ़ा मल्टीपल 5,000 का बारो करूंगा तो मेरा क्लोजिंग कैश आएगा 97,000, जो अभी भी 100,000 से कम है। मैं फिर एक और 5,000 यानी कि 10,000 बारो करूंगा तो फिर मेरा कैश जो हो जाएगा वो 102,000 हो जाएगा। तो ये एजम्पशन भी फॉलो करनी है। इसमें के पॉइंट में दो एजम्पशंस हमें बताई गई हैं। एक के मिनिमम बैलेंस हमने 100,000 हर कंडीशन में पूरा रखना है, और अगर किसी मंथ में हमारे पास कैश बैलेंस 100,000 से कम होता है तो हम उस माह में बोरोइंग कर सकते हैं, और जब भी बोरो करने जाएंगे तो हमें 5,000 के मल्टीपल में बोरोइंग मिलेगी, उसके अलावा बोरोइंग नहीं मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि सेंट्रल सिटी डिपार्टमेंट स्टोर का फर्स्ट 6 मंथ का कैश बजट बनाना है। आपको पता है कि कैश बजट में सबसे पहले कैश रिसीट्स आती हैं, कैश रिसीट्स के बाद कैश पेमेंट्स आती हैं। तो जब हम कैश रिसीट्स ओपनिंग बैलेंस में कैश रिसीट्स को ऐड करेंगे और कैश पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास उस माह का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ देखते जाते हैं। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है अपने सेल्स को लेके, हर माह की सेल्स में कितनी क्रेडिट सेल है। आप इस टेबल में ये देख सकते हैं कि आपको अक्टूबर से लेकर जुलाई तक की सेल्स बताई गई हैं। आप इन सब सेल्स को लिख लें, नोट डाउन कर लें एक टाइम स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन अप टू जुलाई, और टोटल सेल्स लिख लें। फिर आप उस टोटल सेल का जो 75% है, क्रेडिट सेल जो है 75%, वो कैलकुलेट कर लें, जो कि ये ऊपर वाली रो में कैलकुलेट हुआ है। नवंबर में क्रेडिट सेल, दिसंबर की क्रेडिट सेल, जनवरी की एंड सो ऑन अप टू जून। फिर कैश सेल, किसी भी मंथ की सेल का जो 25% है वो कैश सेल है, यानी कि वो इमीडिएटली कैश में रिसीव हो जाता है। आप उसकी कैश सेल्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट सेल है, ये जो नवंबर की सेल है इसका 60% दिसंबर में रिसीव होगा, 30% जनवरी में रिसीव होगा, 10% फरवरी में रिसीव होगा। तो हम अब इसका कैश कलेक्शन पैटर्न बनाते हैं, कैश कलेक्शन पैटर्न। ठीक है, तो हमने ऐसी कैश बजट बनाना है जनवरी के मंथ से लेके जून के मंथ तक 6 माह के लिए। तो जून में हम ये देखेंगे कि जो नवंबर की सेल है
इसका 60% दिसंबर में आएगा, इसका 30% जो है वो जैन में आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी मंथ में दिसंबर की मंथ का 60% जो है वो जनवरी में आएगा। तो कैश सेल्स दिस मंथ 60% ऑफ लास्ट मंथ। पिछले माह की, इस जनवरी का पिछला माह कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर की क्रेडिट सेल कितनी है हमारे पास? 300। तो हम इसका जो है 60% जो लेंगे वो हम इसके अंदर ले लेंगे जनवरी के कैश के अंदर। उससे 2 मंथ्स बिफोर सेल का 30% लेंगे और 3 मंथ्स बिफोर का हम 10% लेंगे और 25% हमारे पास जो कि कैश वैल्यू आ रही है कैश सेल्स की, हम उनको लेके इन सबको टोटल कर देंगे। ठीक है, ये दिस मंथ क्रेडिट से इस ये $37.5 यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं। $37.5 इस माह की, ये बता रहा है कैश सेल दिस मंथ, इस माह की जनवरी के माह की कैश सेल आ जाएगी। ठीक है, और 60% ऑफ लास्ट मंथ क्रेडिट सेल। लास्ट मंथ क्रेडिट सेल थी दिसंबर की 300, इसका 60% बना 180। ये देखिए 180 आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नवंबर है, नवंबर का हमारे पास जो है 30% आएगा। 30% ऑफ 2 मंथ ओल्ड क्रेडिट सेल। तो नवंबर में हमारे पास 262.5 की क्रेडिट सेल है, इसका 30% 78.75 बना। और 10% ऑफ 3 मंथ ओल्ड सेल क्रेडिट सेल। तो अक्टूबर का जो सेल है क्रेडिट सेल, उसका 10% लेंगे तो वो 22.5 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? सेल बजट बनाया। उस सेल बजट में एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल जो 75% है वो कैलकुलेट की, कैश सेल निकाली, हर मंथ के सामने उस मंथ की कैश सेल लिख दी। ये 37.5, ये 50, ये 50, ये 75, ये 62, हर मंथ की कैश सेल ये आ गई। जो भी मंथ है उससे पिछले मंथ की क्रेडिट सेल का 60% इस लाइन में आ गया। जिस मंथ का बजट है उससे 2 मंथ बिफोर की सेल का 30% आ गया। और ये फिर जिस बजट मंथ का बजट है कैश बजट, उससे 3 मंथ बिफोर का 10% आ गया। तो हमने ये भी सारी फोरकास्टिंग कर ली और इन सब को जब एड अप किया तो ये टोटल कैश रिसीट्स आ गई। टोटल कैश रिसीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो ये सारी हमारे पास टोटल कैश रिसीट्स आ गई। अब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट कैश डिस्बर्समेंट। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो कैश डिस्बर्समेंट बताई गई थी वो है परचेजेस के रेलेवेंट, कि हम जो भी फॉलोइंग मंथ की एंटीसिपेटेड सेल है उसके 80% के रेलेवेंट, 80% की जो राउंड है वो परचेजेस करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारी ये जनवरी की सेल है टोटल 150, ये फरवरी की सेल है टोटल 200। अगर फरवरी की सेल 200 है तो इसकी एस्टिमेटेड परचेज हमें जनवरी में करनी पड़ेगी जो 80% है। तो 200 का 80% बनता है 160। इसी तरह मार्च की भी एंटिसिपेटेड सेल 200 है तो उसका 80% भी 160 बना। तो इस तरह सो ऑन, जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट कमिंग मंथ आने वाला है, हम उसकी परचेजेज एक माह पहले कर रहे हैं और परचेजेज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दी सेल प्राइस है। तो हमने सेल प्राइसेज जो नेक्स्ट मंथ कमिंग मंथ्स हैं उनकी 80% की कैलकुलेशन करके उन्हें प्रीवियस मंथ में ऐड कर दिया पेमेंट्स के अंदर। सैलरी एंड वेजेस की फिगर उसने हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने जस्ट उनको मंथ वाइज पेमेंट्स में ऐड कर दिया। रेंट $2000 था, हर मंथ के लिए हमने उनको काउंट फॉर कर लिया। इंटरेस्ट की पेमेंट थी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 7,500, तो ये 7.5 के मार्च एंड पे और 7.5 जून एंड पे भी हमारे पास आ गया। टैक्स की पेमेंट ड्यू थी अप्रैल में, हमने उसको भी काउंट फॉर कर लिया। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी इन जून, हमने उसको भी काउंट फॉर कर लिया। ऊपर हमने टोटल रिसीट्स को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ हमारे पास टोटल कैश डिसबर्समेंट आ गई। ये आपके सामने हर मंथ की रिस्पेक्टिव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की हमारे पास जो है डिसबर्समेंट्स आ गए। तो अब हम कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट में क्या होता है? सबसे पहले हम बिगनिंग कैश बैलेंस विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग। हमारे पास जनवरी में, दिसंबर पे क्लोजिंग कैश उसने क्वेश्चन में गिवन था 100,000, तो वो जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जनवरी की टोटल रिसीट्स हम ऊपर यहाँ से
टोटल रसीट्स से ले लेंगे यहाँ, और पेमेंट्स को हम यहाँ टोटल कैश डिस्बर्समेंट में से ले लेंगे, और यहाँ अपने ओपनिंग बैलेंस के साथ कैश रिसीट्स को ऐड करेंगे और कैश डिस्बर्समेंट को इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो यानी कि क्लोजिंग कैश हमारे सामने आ जाएगा। जनवरी के एंड पे हमारे पास क्लोजिंग कैश है 126.75। तो ये हमारा जो इस वक्त कैश का लेवल है, ये जो मिनिमम लेवल है कैश का 100,000 उससे ज़्यादा है। तो यहाँ हमें किसी किस्म की एडिशनल फाइनेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बल्कि यहाँ हमारे ये नेट कैश फ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ नेट कैश फ्लो है इंक्रीज इन रसीट 100 प्लस 126.75, ये हमारे पास क्लोजिंग कैश है 226.75। इसका ये 226.75 फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फरवरी की रसीट ऐड की, फरवरी की डिस्बर्समेंट इसमें से माइनस की, ये नेट डिफरेंस है इन दोनों का, और टोटल क्लोजिंग कैश आ गया 258,000। यहाँ भी हम मिनिमम 100,000 से ऊपर है, तो यहाँ भी हमें एडिशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं। मार्च का क्लोजिंग भी 162.75 आ गया, तो यहाँ भी हमें एडिशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ अप्रैल में अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि अप्रैल में हमारे पास क्लोजिंग कैश आ रहा है $82,000, और हमारी रिक्वायरमेंट कंपनी ये है कि हम मिनिमम ऑफ 100,000 का बैलेंस हर टाइम मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ हमें अब फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो हमें 100,000 का लेवल अचीव करने के लिए 18,000 की ज़रूरत है, लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट में 5,000 के मल्टीपल में हमें बार्गेनिंग मिलेगी, तो फिर हमें मजबूरन 20,000 की फाइनेंसिंग लेनी पड़ेगी। जब हम यहाँ 20,000 की फाइनेंसिंग लेंगे तो हमारा क्लोजिंग रिवाइज कैश आ जाएगा $102। ठीक है, फिर ये $102 हम जो है इसको यहाँ ये भी एक बात पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि हम जो है इस फाइनेंसिंग को, इस क्लोजिंग कैश को जो हमारे सामने आ रहा है, एक लेवल पे मेंटेन रखेंगे और फाइनेंसिंग को एक सेपरेट जगह पे एक पॉकेट करेंगे, ताकि ये फाइनेंसिंग जो है हमारे कैश फ्लोज को अफेक्ट ना कर पाए। फिर यहाँ दोबारा हम 82 की ओपनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। ये 20,000 का जो फाइनेंसिंग लेवल है, ये एक जस्ट रिक्वायरमेंट है फुलफिलमेंट के लिए, इसको दोबारा से कैलकुलेशन में नहीं काउंट फॉर करेंगे, बल्कि इसे सेपरेट सेट असाइड कर देंगे। $82,000 से स्टार्ट करेंगे, इसमें रिसीट्स को ऐड करेंगे, डिस्बर्समेंट को माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैश आ जाएगा $137.5। अब ये ऑटोमेटिकली जो लेवल अचीव हुआ है, ये $100,000 से ज़्यादा है, तो हमने जो प्रीवियस फाइनेंसिंग ली थी वो यहाँ हम रीपे कर देंगे। तो यहाँ चूँकि पिछले माह में हमें बोरो करना पड़ा एक मिनिमम लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस माह में हम काफ़ी ऊपर चले गए हैं उस मिनिमम लेवल से, तो हमने जो पिछले माह बोरो किया था उसको रीपे कर देंगे। इसी तरह फिर ये ओपनिंग बैलेंस बना, रिसीट्स को ऐड किया, डिस्बर्समेंट माइनस किया, हमारे पास क्लोजिंग आ गया बैलेंस $68। तो यहाँ हमें अब मिनिमम फाइनेंसिंग का लेवल मेंटेन, मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए दोबारा से फाइनेंसिंग के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और हम $35 जो है $35,000 वो मार्केट से बारो करेंगे, 35K। तो तब जाके हमारा जो कैश लेवल है $103 का वो पूरा होगा। तो ये सारा था हमारा कैश बजट के रेलेवेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यूज कैश बजट वर्कड आउट इन प्रॉब्लम 5। क्या आप प्रॉब्लम 5 में दिए गए कैश बजट को भी यूज करें, एंड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर अ फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 22x फॉर द सेंट्रल सिटी डिपार्टमेंट स्टोर। आप क्वेश्चन नंबर 5 की गिवन इंफॉर्मेशन को जो कैश बजट बनाने के लिए दी गई थी उनको यूज करें, और सेंट्रल सिटी डिपार्टमेंट के लिए आप जो है एक फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। कुछ अजम्पशन उसने हमें बता दी। इन्वेंट्री एट 12/31/1 यानी 31 दिसंबर को जो इन्वेंट्री है वो ओपनिंग बैलेंस 200,000 है। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज की जाएगी, 2,50,000 का एसेट्स हैं और 10 साल में डेप्रीशिएट होंगे।
विदाउट नो सैलरी वैल्यू एंड टैक्स रेट इज 50%। तीन अजम्पशन उसने हमें एडिशनल बताई हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। आपको पता है कि जब भी हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो सेल्स का आता है, और वो जो क्वेश्चन नंबर पॉइंट में पॉइंट नंबर डी पे हमें ये सेल्स जो है गिवन है। फिर उसके बाद हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए हमें परचेजेस और इन्वेंट्री जो ई नंबर इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्री के रेलेवेंट, इनको काउंट फॉर करके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा आप ये देखते हैं पॉइंट एफ में वेजेस एंड सैलरीज हैं, ये भी इनकम स्टेटमेंट के रेलेवेंट एक्सपेंडिचर हैं। रेंट एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट के रेलेवेंट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के रेलेवेंट है। टैक्स पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें इस इवन इस क्वेश्चन में जो है डेप्रिसिएशन की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ये भी हम जो है इनकम स्टेटमेंट के में यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। नेट सेल्स ये क्या है, हम सबसे पहले इसमें नेट सेल्स ले रहे हैं बेस्ड ऑन स्केड्यूल ऑफ एस्टिमेट्स। आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेल्स गिवन है। जनवरी की सेल 1,50,000, फरवरी की सेल 2 लाख, टोटल 3,50,000 हो गए। ये मार्च में 2 मिलाए 5,50,000, अप्रैल में 8,50,000, मई में आपके पास हो गए 9 लाख और 11 लाख, और जून में आपके पास हो गए 2 लाख मजीद मिलाए, तो ये आपके 13 ये हो गए 3,50,000, 5,50,000, 8,50,000, 9, 11 और 2, 13 लाख। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने 1300 के में इसको 1000 में राउंड किए हुए हैं ये क्वेश्चन के आंसर। तो आपने कायदा से उस पॉइंट नंबर डी में जो सेल फोरकास्ट दी गई है उसमें जनवरी टू लेके जून तक की जो सेल्स की फिगर्स हैं उनको टोटल ऐड अप कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फोरकास्ट एट 80% ऑफ नेट सेल सी पार्ट। आपने क्या किया कि उसने हमें एक एजम्पशन बताई थी कि हम जो नेक्स्ट मंथ की सेल फोरकास्ट है उसका 80% परचेजेस करेंगे। एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, फरवरी में 2,000, 400,000, 700,000, 950,000, 1150,000 और 1450,000, 1450,000 का 80% ले लें तो वो बनता है 1040। तो हमारी जनवरी के आगे नेक्स्ट 6 मंथ है उनकी फोरकास्टेड सेल का ऐड अप कर ले, उनका 80% ले लें तो वो हमारे पास 260,000 आ रहा है, ठीक है। हम इस 260,000 की जो है इसको कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कंसीडर कर लेंगे। रेंट की 2,000 पर मंथ था तो 6 मंथ के लिए 12,000। इंटरेस्ट 2 टाइम्स पे किया गया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 7,500 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो 7,500 के हिसाब से 15,000 बना। डेप्रिसिएशन हमारे पास बेसिकली क्या है, 2.5 लाख के एसेट्स हैं, 10 साल के स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन बनी 25,000, तो उसको हाफ किया तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन बनी 12,500 रुपीज़। सैलरी एंड वेजेस जो दी गई थी स्केड्यूल में उनको टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। इनको जब नेट ऑफ किया तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आ गया, और इस सिचुएशन में हमारे पास जो आ रहा है चूँकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं तो ये लॉस शो हो रहा है। तो ये थी बैलेंस शीट की कैलकुलेशन, और लॉस पे टैक्स की कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हम फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। उसने हमें बताया गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंटेन इन प्रॉब्लम 5 एंड 6। आपने प्रॉब्लम 5 और 6 की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है और एक फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनानी है 30 जून पे। तो सेंट्रल सिटी डिपार्टमेंट के रेलेवेंट ही तमाम अजम्पशंस हैं, कुछ एसेट उसने हमें बता दिए। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। हम इस ओपनिंग बैलेंस शीट में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ये गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए 30 जून 20x2 के ऊपर एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये कैश है, हम ये देखेंगे कि हमारा अब क्लोजिंग कैश कितना है, तो ये फिगर हमें कैश बजट के एंड पे आसानी से मिल जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल में हम बाकायदा से जो लास्ट 3 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स है उनकी कैलकुलेशन करेंगे और रिवाइज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे, डेप्रिसिएशन के बाद जो इस वक्त फिक्स एसेट की नेट पोजीशन है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे,
अकाउंट पेएबल की कैलकुलेशन करेंगे, बॉन्ड्स की और कॉमन स्टॉक और एक्टिव वगैरह की हम सारी कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए हम दोबारा से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 जब बनाया था कैश बजट, ये था कैश बजट। इसके एंड पे हमारे पास क्लोजिंग कैश 30 जून पे आ रहा था $103। तो रिवाइज बैलेंस शीट में हमारे पास ये कैश आ जाएगा, ओपनिंग कैश 100, चेंजेस +3 की, और क्लोजिंग कैश हमारे पास आ जाएगा बेस्ड ऑन कैश बजट से ही हमारे पास आई है 103,000। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स 30 जून पे हमारे क्या रिसीवेबल हो सकते हैं? आपने क्रेडिट सेल का पैटर्न देखा। सबसे पहली बात यह है कि जो 30 जून की सेल है उसका कंप्लीट 75%, 30 जून का कंप्लीट जो 75% ऑफ टोटल सेल जो है वो क्रेडिट सेल है। तो जितनी क्रेडिट सेल है 100% ऑफ द क्रेडिट सेल अभी रिकवर नहीं हुई। हम जून की सेल का 100 जून की सेल का क्रेडिट सेल का 100% लेंगे, ठीक है। और फिर उससे प्रीवियस मंथ जो है मई, मई की सेल का 60% तो जून में रिकवर हो गया है, तो 40% ऐसा जो जुलाई और अगस्त में होना था तो हम मई की सेल का 40% लेंगे और 10% लेंगे अप्रैल की क्रेडिट सेल का। इन तीनों फिगर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा। तो ये रिसीवेबल हमने कैसे कैलकुलेट किए? हमने क्रेडिट सेल को देखना है और क्रेडिट सेल की रिकवरी पैटर्न को देखना है। जो जून की क्रेडिट सेल है वो 100% अभी रिकवर नहीं हुई, तो जून की सेल का 100% ले लेंगे। मई की सेल का 60% तो जून में रियलाइज हो जाएगा, लेकिन 30% उसका जुलाई में और 10% अगस्त में होना है, यानी कि उसका अभी 40% जो है रियलाइज नहीं हुआ। 40% ऑफ दी मई क्रेडिट सेल ले लेंगे, इसी तरह 10% ऑफ दी अप्रैल क्रेडिट सेल ले लेंगे, तो हमारे पास रिसीवेबल की फिगर का भी एंड आ जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उसने हमें पहले बताया था बिगनिंग 200 की है, क्लोजिंग की कैलकुलेशन करनी है। तो क्लोजिंग की कैलकुलेशन का बड़ा आसान सा फार्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जितनी हमारी फोरकास्ट परचेज है, ये क्या है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस हमने जो कास्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट की क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 1040, ठीक है, माइनस, सॉरी हम क्या करेंगे सॉरी, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस को, टोटल परचेजेस को, और माइनस कर देंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। 200 ओपनिंग बैलेंस है, तो हमने परचेजेस कितनी की थी टोटल, वो हम यहाँ से कैश बजट में से देखेंगे। ये हमारे पास परचेजेस की फिगर आ गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी परचेजेस हैं, इनको ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 200 का था वो भी ऐड अप करेंगे और माइनस कर देंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सॉरी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1040 रुपीज़ की। तो जो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंसेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने हमें ये बताया कि हमने प्रीपेड टैक्सीज तो अभी जो है वो $50 के जो है एडवांस में पे कर दिए हैं, तो हमने वो 50,000 को अपना एसेट बना लिया, करंट एसेट का। आपने ऊपर देखा होगा कि जो अप्रैल के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की, एडवांस पेमेंट है वो प्रीपेड, तो उसको भी हमने एडवांस में करंट एसेट्स में अकाउंट फॉर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट फिक्स एसेट्स हम देखते हैं। हमारे पास 2,50,000 के एसेट थे जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 12.5 की और ड्यूरिंग द ईयर 30,000 के एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए। आपने ये देखा था कि जून में हमने 30,000 को एक फिगर कैश बजट में माइनस की थी, तो वो परचेजेस के लिए थी। इसका मतलब कि वो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो गए। 2,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 12.5 प्लस न्यू एडिशन ऑफ 30, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया 267.5 का। तो ये इस तरह हमारी रिवाइज बैलेंस शीट की एसेट साइड की तमाम रिवाइज फिगर्स आ गई।
हमारे पास पहले बैलेंस शीट में बैंक बोरोइंग्स नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कैश बजट में जून के माह में मिनिमम कैश बैलेंस पूरा करने के लिए हमें $35,000 जो है बारो करने पड़े। तो इसलिए आप बैंक बोरोइंग के नाम से करंट लायबिलिटीज में एक नई लाइन ऐड हो गई है, $35 वहाँ उसकी अमाउंट है। प्रीवियस बैलेंस प्लस एडिशनल फाइंडिंग, प्रीवियस इसका 0 था तो एडिशनल 35 आया, तो 35 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है, ये अज्यूम किया गया था और उसने हमें बताया है। अकाउंट पेबल जनरेट होते हैं परचेजेस के अगेंस्ट, और परचेजेस हमने ये अज्यूम किया था प्रीवियसली, हमने कैश बजट में भी यही देखा कि वो कैश के अगेंस्ट है, इसलिए अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं आई, बॉन्ड्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं आई। हाँ, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट हो तो ऐड हो जाता है, अगर लॉस हो तो माइनस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमारा लॉस था, हमने कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग में से जब वो लॉस माइनस किया तो हमारे पास रिवाइज्ड कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग की फिगर आ गई। आपने जब लायबिलिटी साइड को ऐड किया तो वो टोटल जो एसेट साइड थी उसके बैलेंस के बराबर आया। तो ये सारी एजम्पशन थी जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में थी, हमने उनको यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। ये थोड़ा डिटेल है, लेंथी है, ईच पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन तमाम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस 3 सवालों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो मैं आपका आंसर करने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए रेडी हूँ।